हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। चलिए मूल अधिकार शुरू करते हैं। भाग 3 में है मूल अधिकार, और भाग 3 में कहां से कहां तक है? 12 से लेकर 35 तक। ये क्या है यार? मूल अधिकार कहां पे है? भाग 3 कहां से कहां तक? 12 से 35। हमने क्या क्या देख लिया? भाग 1 में क्या देखा हमने? भाग 1 में हमने देख लिया 1 से 4 तक राज्य और राज्य क्षेत्र पढ़ा था। फिर नागरिकता भाग 2 में देखा। भाग 2 क्या है? नागरिकता 5 से 11 तक। तो अब कहां से शुरू होगा? 12 से 35 तक। यह है भाग 3। ठीक है, आइए मूल अधिकार। आपसे कोई पूछे कि भाई मूल अधिकार क्या है, क्यों जरूरी है, मूल क्यों है? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? पहली बात जो आप कहेंगे कि मूल अधिकार क्या है, इसको लिखते हुए पहली बात जो लिखनी है कि भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित अधिकार मूल अधिकार है। यह बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि मूल अधिकार भाग 3 में ही है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। तो भाग 3 में वर्णित जो अधिकार हैं वो क्या है? मूल अधिकार हैं। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि मूल अधिकार क्या है भारत में, तो पहली बात तो ये आनी चाहिए कि मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में दिए गए अधिकार हैं, या फिर भारत के संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए अधिकार हैं। सवाल है कि मूल अधिकार क्यों, क्या चाहिए मूल अधिकार से? मूल अधिकार वो अधिकार हैं जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। मूल अधिकार इसलिए मूल हैं क्योंकि इसके उल्लंघन पर आप तुरंत सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारी जुडिशरी सिस्टम क्या है? किसी कानून का उल्लंघन होने पर हम क्या करते हैं? मान लीजिए कि आपसे कोई अपराध हो गया, पुलिस ने केस रजिस्टर किया, और वो कहां गया? लोअर कोर्ट में पहले गया, लोअर कोर्ट ने फैसला दिया, फिर ऊपर गया, फिर आपने अपील किया, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में आप केस हार गए, फिर अपील किए, सुप्रीम कोर्ट में गए। लेकिन उन केसेस में क्या होगा? आप सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन अगर मूल अधिकार छीना जाएगा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे देखेंगे कि कैसे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह भी आपका मूल अधिकार है। और हाई कोर्ट्स भी जा सकते हैं, यानी सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह बात आपको समझ में आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि भाई जब मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल का मतलब ही है कि वो अधिकार जो आपके जीवन में विकास के लिए जरूरी है, आपके जैसे आपका नैतिक विकास हो, आपका बौद्धिक विकास हो, आपका आध्यात्मिक विकास हो, हर तरह के विकास के लिए अधिकार आपको मिलना जरूरी है। वैसे अधिकार, राइट्स का मतलब ही क्या हुआ? अधिकार का मतलब ही क्या हुआ? जो आप कहते हैं ना कि ये तो मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, इसका मतलब कि आप मेरे इस अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो मूल अधिकार क्यों मिला हुआ है? आपके हर तरह के विकास के, मनुष्य के विकास के लिए जरूरी है कि उसको मौलिक अधिकार मिले, तभी वो निश्चिंत, जैसे आध्यात्मिक विकास, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिला हुआ है। आपके खिलाफ कोई छुआछूत नहीं कर सकता, अस्पृश्यता का कोई भी काम नहीं कर सकता। किसी जगह पर आपको जाने से पब्लिक जगह पर इसलिए नहीं रोका जा सकता कि आप इस धर्म के हैं, इस जाति के हैं, इस लिंग के हैं। राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये मौलिक अधिकार क्यों जरूरी हैं, क्या है मूल अधिकार की विशेषताएं, क्या है मूल अधिकार की प्रकृति, क्या है, ये सब पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं। जब ये सब देख लेंगे तब जाकर हम आर्टिकल 12 शुरू करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि भाई मूल अधिकार के बारे में अगर बात करें तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित जो अधिकार हैं वो इंडिया में, भारत में हमारे मूल अधिकार हैं। अब सवाल है कि भाई मूल अधिकार जब हम बोल रहे हैं तो ये अधिकार किसको मिले हुए हैं? अधिकार मिले हुए हैं, इसका मतलब किसी ना किसी के खिलाफ मिले होंगे।
हम जब कह रहे हैं ये मेरा अधिकार है, तो किसी से तो सुरक्षा दी जा रही होगी कि भाई ये इसके अधिकारों का उल्लंघन ना कर दे। तो ध्यान रखिए कि मूल अधिकार दरअसल हमारे अधिकार है ना, व्यक्तियों के अधिकार है ना। तो मूल अधिकार किसके अधिकार हैं? मूल अधिकार किसके अधिकार हैं? व्यक्तियों के अधिकार हैं। तो व्यक्तियों को मिले अधिकार हैं, किससे सुरक्षा दी गई? बताइए। मूल अधिकार अगर व्यक्तियों को मिले हुए अधिकार हैं तो किससे सुरक्षा दी गई है? कौन आपके अधिकारों का हनन कर सकता है? किसमें इतनी ताकत है कि आपके अधिकारों का हनन कर दे? कौन है जो इतनी ताकत रखता है कि आपके अधिकार छीन सकता है? कानून बना के छीन सकता है। कोई ऐसा कानून बना दिया जिसमें कहा कि भाई आप के लिए कहा कि इस राज्य के लोग प्रेस में कोई भी बात नहीं करेंगे, या कहा कि फेसबुक पर कोई बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, या कहा कि सरकार की आलोचना नहीं करेंगे। कौन कर सकता है? खुद सरकार। ठीक, यानी राज्य व्यक्तियों को मिले हुए अधिकार हैं, किसके खिलाफ मिल रहे हैं? किससे सुरक्षा दे रहे हैं? जब हम सरकार कहते हैं तो सिर्फ सरकार नहीं, विधायिका भी आएगी उसमें। शासन के जो अंग हैं उसमें राज्य की परिभाषा क्या है ये हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि राज्य ही तो है जो कानून बनाती है, जो कानून लागू करती है, जो सरकारी आदेश निकलते हैं, उसी से तो आपके अधिकार छीने जा सकते हैं। तो व्यक्तियों को मिले हुए अधिकार हैं, किसके अगेंस्ट मिले हुए हैं? राज्य के खिलाफ हैं, राज्य के खिलाफ मिले अधिकार। ये बात क्लियर है? तो बताइए क्लियर। ये अभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कॉन्सेप्चुअल पार्ट कि मूल अधिकार किससे आपकी सुरक्षा कर रहे हैं और किसको मिले हुए हैं? व्यक्तियों को मिले हुए हैं। यहां व्यक्तियों से कंफ्यूज नहीं होना है कि नागरिकों या गैर नागरिकों। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को ही सिर्फ मिले हैं, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सभी व्यक्तियों को मिले हैं, यानी नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिले हैं। लेकिन अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। व्यक्तियों मतलब हम लोग को मिले हुए हैं। ठीक है, तो व्यक्तियों को मिले हुए अधिकार किससे सुरक्षा दे रहे हैं? राज्य से सुरक्षा दे रहे हैं। मूल अधिकार कौन से अधिकार हैं भाई? व्यक्तियों को मिले हुए वो अधिकार हैं जो राज्य से सुरक्षा दे रहे हैं। 12 से 35 में वर्णित है। और मूल अधिकार मूल इसलिए हैं क्योंकि संविधान द्वारा इसकी गारंटी दी गई है। संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। कहां पर गारंटी दी गई है? भाग 3 में। गारंटी का मतलब क्या है? गारंटी का मतलब है कि इसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार जो मिले हैं उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सवाल है कि यह गारंटी कैसे तय होगी? संविधान द्वारा जब हम कह रहे हैं गारंटी दी गई है, गारंटीकृत अधिकार हैं, इसका मतलब कुछ अधिकार ऐसे भी होंगे जिनकी गारंटी नहीं है, अधिकार तो मिले हैं। संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। गारंटी शब्द कैसे तय होगा कि गारंटी मिली हुई है? आप जब किसी चीज पर आपको गारंटी मिलती है तो आप क्या करते हैं? मान लीजिए आपने कोई भी सामान खरीदा, आयरन खरीद लिया, उस पर गारंटी दी गई है कंपनी के द्वारा। इसका मतलब अगर आयरन खराब हुआ तो क्या करेंगे आप? उस पर गारंटी है 3 साल की, मतलब क्या हुआ? लौटा देंगे ना, चेंज होगा। क्यों? क्योंकि भाई तुमने गारंटी दी थी। तो संविधान ने जिस चीज की गारंटी दी है, इसका मतलब वो हर हाल में आपसे छीन नहीं सकते। और छीनेगा तो क्या करेगा? मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसा कानून बना ही दिया और बना दिया कि आज से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म, तो फिर उल्लंघन हो जाएगा मौलिक अधिकार का। उस कंडीशन में इस गारंटी को तय कौन करेगा? सरकार बहुमत में है, उसने क्या किया? आपका अधिकार छीन लिया। गारंटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छीन नहीं सकता, और अगर कोई भी ऐसा कानून या सरकारी आदेश पारित किया गया जो छीन रहा हो, न्यून कर रहा हो, कम कर रहा हो, तो कहां इसकी गारंटी कौन तय करेगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका सीधे किसके पास जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे?
इसी भाग 3 में ही आर्टिकल 32 में प्रोविजन है 5 तरह के रिट जारी करने का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाए। और क्योंकि आर्टिकल 32 में है, हमने क्या देखा, 12 से 35 तक मूल अधिकार का दायरा है। इसका मतलब आर्टिकल 32 अपने आप में क्या है, अपने आप में भी मूल अधिकार है। उसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपके मूल अधिकार कोई छीन रहा हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा, क्योंकि वो भी आपका मूल अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा और सीधा करेगा, और डिले भी नहीं होता इसमें। रिट जारी करने की ऐसी ही शक्ति हाईकोर्ट्स को भी दी गई है, लेकिन मूल अधिकार के तहत नहीं है, 226 में दिया गया है। यानी ये भाग 3 में नहीं है, लेकिन आप सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में। अंतर क्या है कि ये आर्टिकल 226 के तहत जब हम जाते हैं रिट जारी करवाने, तो फिर वहां वो मौलिक अधिकार आपका नहीं है कि हाईकोर्ट उसकी सुनवाई करेगा तुरंत। और यहां तो एकदम मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट, कहीं इधर उधर नहीं जाना। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, अगर राज्य इसका उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो फिर उस मात्रा तक शून्य कर देंगे। यह भी लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में, 13 आएंगे तो देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू कर रहे हैं, मूल अधिकार के बारे में एक सामान्य समझ बना रहे हैं। ये बात क्लियर है, ये बेसिक है, बेसिक चीजें आपको एकदम पता होनी चाहिए, तब जाकर आपकी पूरी बात जो मूल अधिकार में हम आगे जितनी भी बात करेंगे उसका आधार यहां बनेगा। ठीक है। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा संविधान की आत्मा है आर्टिकल 32। क्यों कहा, इसीलिए कहा कि भाई अगर कोई अधिकार, आपने कहा कि ये मूल अधिकार हम दे रहे हैं, और उसकी सुरक्षा के लिए आपने कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं रखा कि अगर कोई छीनता हो तो उसको बचाना कैसे। मान लीजिए अगर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे तो फिर किस बात का मूल अधिकार, मूल अधिकार मूल इसीलिए है क्योंकि इसको छीना नहीं जा सकता, इसको कम नहीं किया जा सकता, और इसी को हम कहते हैं कि ये न्यायोचित है। न्यायोचित है मतलब जस्टिसिएबल है, यानी आपके अधिकारों को कोई छीने तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि न्यायोचित है मूल अधिकार। इसके आगे हम देखेंगे भाग 4 में राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व है, उसमें भी कुछ बातें कही गई हैं, लेकिन वो जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब यह है कि उसमें उल्लंघन होने पर राज्य अगर उल्लंघन करता है तो आप वहां कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ठीक है, तो मूल अधिकारों के बारे में यह बात क्लियर है। अब आ जाइए, तो संविधान द्वारा इसकी गारंटी और सुरक्षा दी गई है और ये न्यायोचित है, यानी कि जस्टिसिएबल है, यानी कि सीधे आप कोर्ट जा सकते हैं। और क्यों जरूरी है, मैंने बताया कि व्यक्ति के पूर्ण मानसिक विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, किसी भी तरह के विकास के लिए जरूरी है। क्यों, आप अपना विकास कब करेंगे, जब आपको पता होगा कि ये मेरे राइट्स हैं, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मुझे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मुझे किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने की स्वतंत्रता है, मैं गीता का पाठ करना चाहता हूं, इसकी स्वतंत्रता है, मैं कहीं सभा करना चाहता हूं, संघ बनाना चाहता हूं, मुझे इसकी स्वतंत्रता है। आपको पता है आप भारत में अबाध रूप से कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। आपको पता है आपसे छुआछूत की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है, अगर ऐसा होता है तो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। इतने सारे राइट्स दिए हुए हैं, इन राइट्स की जो का दायरा है इतना बड़ा है कि आप निश्चिंत भाव से अपना मानसिक विकास तभी कर पाएंगे, बौद्धिक विकास तभी कर पाएंगे, भौतिक विकास तभी कर पाएंगे जब ये बंदिश ना हो कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये एक्ट आपको ये करने से रोक रहे, नहीं। तो मूल अधिकार इसलिए बहुत जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं, क्योंकि व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए, जिसमें बौद्धिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, हर तरह के विकास के लिए जरूरी है कि आपके पास मूल अधिकार हो। करता क्या है ये मूल अधिकार, और क्या कर रहा है मूल अधिकार, किसकी शक्ति पर, राज्य की शक्ति पर जब हम कह रहे हैं, इसका मतलब राज्य से सुरक्षा दे रहा है। इसका मतलब कोई राज्य का विधानमंडल हो या संसद हो, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो आपसे कहे कि भैया आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो गई।
कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो कहे कि अस्पृश्यता अब किया जा सकता है, क्योंकि भारत में बहुत समय से अस्पृश्यता किया जा रहा था। तो अब भाई छोटे जात के लोग तथा कथित निचले जात के लोग बड़े जात के लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, ये हमने बहुत समय से देखा है हमारे पुरखों ने। अब इसी को प्रैक्टिस किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। किस पर लगाम लगा रही है? विधायिका पर। संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, राज्य का विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता। और कार्यपालिका यानी सरकार पर छीनने का डर किससे है? सिर्फ विधायिका और कार्यपालिका से ही है। न्यायपालिका तो छीनने पर क्या करेगी? उसका बचाव करेगी, सरकार को फटकार लगाएगी। कोई कानून ऐसी बनी होगी जिससे आपके मौलिक अधिकार छीने जा रहे होंगे, तो क्या करेगी न्यायपालिका? उसको कहेगी कि ये शून्य है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो असंवैधानिक है, इसको हम नहीं आगे अलाउ कर सकते, ये आज से शून्य घोषित किया गया। तो न्यायपालिका तो रक्षा करेगा, क्योंकि जस्टिसेबल है, न्यायोचित है, न्यायपालिका ही तो रक्षा कर रहा है। तो डर किससे है? शासन के उन दो अंगों से जिनके पास ये ताकत है। एक तो कार्यपालिका जो कि सरकार है, जो हमेशा चाहती है कि आपका राइट टू प्राइवेसी ना हो। क्यों चाहेगी वो तो चाहेगी कि तुम किससे क्या बात कर रहे हो सब डेटा मेरे पास हो। और हवाला क्या देगी? बोलेगी कि टेररिज्म को रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए जरूरी है कि हम नजर बना के रखें। भाई हम आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आप पर सर्विलांस है हमारा। सरकार चाहती है कि आप फोन पर किसी से बात करें तो हम टैप कर लें। सरकार तो यही चाहेगी कि आपका राइट टू, सरकार ने तर्क दिया एक बार, आगे हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने तर्क दिया कि राइट टू प्राइवेसी पॉसिबल ही नहीं है। कैसे राइट टू प्राइवेसी हो सकता है? राइट टू प्राइवेसी होने का मतलब है कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम के डांट लगाई। ठीक है, मौलिक अधिकार है। सरकार आदेश जारी कर दे, कार्यपालिका का मतलब मोटे तौर पर अगर सरकार समझ ले, सरकार ने आदेश जारी कर दिया और कहा कि भाई आज से बिहार राज्य के लोग किसी भी सोशल मीडिया को क्या करेंगे? यूज नहीं करेंगे। नहीं कर सकते, सरकारी आदेश से भी नहीं होगा। तो मूल अधिकार कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण भी लगा रहे हैं। संविधानवाद में हमने क्या देखा था? संविधानवाद में राइट टू प्राइवेसी आगे आएगा, ये सारी चीजें आगे आएंगी। अभी हम बेसिक चीजें बता रहे हैं जो मूल अधिकार के बारे में हमारी समझ को डेवलप करे। ठीक है, अलग अलग आर्टिकल से संबंधित ये सारे मुद्दे हैं, जब आएगा तो फिर हम बात करेंगे। हमने संविधानवाद में क्या कॉन्सेप्ट देखा कि सरकार के पास असीमित शक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर असीमित शक्ति होगी तो सरकार क्या करेगी? सरकार मनमाना कानून, मनमाना व्यवहार करेगी। तो हमने वहां यही तो देखा था कि सीमित सरकार होनी चाहिए, सरकार के पास असीमित ताकत नहीं होनी चाहिए। तो क्या कह सकते हैं कि मूल अधिकार भी सीमित सरकार के लिए एक टूल की तरह काम कर रहा है। मूल अधिकार क्या कर रहा है? सरकार के शक्तियों पर सीमाएं आरोपित कर रहा है। ठीक है, तो कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को मर्यादित करने वाले अधिकार हैं मूल अधिकार। और एक सवाल हम जो पूरा एक अच्छे खासे टाइम में देखेंगे कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं, उस पर बहुत सारे जजमेंट्स हैं और तब उसका एक कंक्लूजन देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए अभी के लिए कि हां, संशोधन संभव है। लेकिन मैंने बताया था ना कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ संशोधन कोई भी नहीं हो सकता। तो इसको भी हम आर्टिकल 13 पढ़ते हुए डील करेंगे कि केवल संविधान संशोधन के द्वारा ही मूल अधिकारों में संशोधन है, लेकिन इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आ जाता है जो कि हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब सवाल है कि भाई क्यों शामिल किया? संविधान सभा ने भारत के लोगों को मूल अधिकार दिया ही क्यों? दो पर्सपेक्टिव हो सकता था। पहला, अभी भारत नया नया देश बना है, अगर नागरिकों को, व्यक्तियों को हम मौलिक अधिकार देंगे तो देश के विकास में सरकार के हाथ पैर बन जाएंगे। इसका उल्टा क्या हो सकता है कि अभी अभी देश आजाद हुआ है, हमारे लोगों को अधिकारों का मतलब ही नहीं पता। हमने ना कोई राजनीतिक अधिकार का अभी तक पालन किया है,
राजनीतिक अधिकार का मतलब चुनाव लड़ने, वोट डालने का अधिकार। 18 साल से, उस समय 21 साल था, बाद में 18 साल हो गया, तो 21 साल की उम्र से ज्यादा सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार, सरकार को चुनने का अधिकार, प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार। अभी तो भारत के लोगों को यह अधिकार कभी मिला ही नहीं है, अंग्रेजों ने दिया ही नहीं। जो अधिकार मिला ही नहीं है, लोग उसके बारे में अवेयर क्या हैं? आज भी गांवों में जाके कहिएगा पढ़ लिख के कि भैया मूल अधिकार नाम की एक चीज है, गांव का आदमी क्या पूछेगा आपसे? गांव के आदमी को कहीं अस्पृश्यता आपके साथ नहीं की जा सकती, आपका मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। वो पूछेगा कौन बला है ये, क्या है मूल अधिकार, किसको बोलते हैं, कहां से आया? आज तक तो आया नहीं, आज भी नहीं पता, ये अवेयरनेस तो है ही नहीं। और आजादी के समय सोचिए कितना ही बुरा हाल होगा, किसको अपने अधिकारों का पता होगा? भाई जी खा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। पुलिस लाठी नहीं मार रही है, अंग्रेज उठाकर कहीं जेल में नहीं डाल दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वो माई बाप कह रहा है कि माई बाप हमको छोड़ दीजिए, हम लोग तो आम लोग हैं, किसी तरह जी खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बस इतना ही रहम कीजिए कि हम पर अत्याचार मत कीजिए। अधिकार तो बहुत बात की बात है। संविधान सभा को इस बात का एहसास था कि हमने इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ी। 1935 में हमने क्या कहा, नेहरू रिपोर्ट में हमने क्या कहा, नेहरू रिपोर्ट में हमने क्या डिमांड की कि हमारे लोगों को मूल अधिकार चाहिए, मौलिक अधिकार चाहिए, ठीक है। तो आजादी के समय में जनता की को न अपने राजनीतिक अधिकार की समझ थी, न ही किसी और तरह के अधिकार की समझ थी। और जरूरत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को अपनाया है, और ब्रिटेन से जब संसदीय प्रणाली को अपनाया है तो इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि विधायिका के भीतर से सरकार निकलती है, कार्यपालिका निकलती है। इसका मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है, यहां भी बता रहा हूं कि आपने मोदी जी को बतौर पीएम चुना था या बतौर सांसद चुना था? आपने मोदी जी को कैसे चुना? पीएम के लिए वोट डालने गए थे या सांसद के लिए बनारस से वोट डालने गए थे? सांसद चुना। सांसद चुना, इसका मतलब कहां जा रहे थे मोदी जी? कार्यपालिका में या विधायिका में? जब वोटिंग हुई उस समय कार्यपालिका में चुने जा रहे थे या फिर विधायिका में चुने जा रहे थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो विधायिका का पार्ट है ना, संसद में जा रहे थे ना, विधायिका के पार्ट थे। अब मान लीजिए इसका उल्टा होता है कि मोदी जी बनारस से तो जीत जाते लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिलती अगर विधायिका में, तो क्या वो सरकार बन पाती? अगर विधायिका में बहुमत नहीं मिलता, मोदी जी जीत जाते बनारस से, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार बना पाते क्या? नहीं बना पाते। तो आपने तो विधायिका के सदस्यों का चयन किया, और जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट्स मिले उसने अपनी सरकार बनाई। तो विधायिका के भीतर से तो सरकार बनी, कार्यपालिका। ये लोग भी तो संसद में बैठते हैं, मंत्रिपरिषद कहां है? बैठती है, संसद में बैठती है। तो क्योंकि विधायिका के भीतर से कार्यपालिका निकली है, इसका मतलब कार्यपालिका के पास, सरकार के पास, सरकार जिस पार्टी की बनी उसके पास प्रचंड बहुमत आया। मान लीजिए 400 प्लस सीट, जो मोदी जी का सपना था पूरा नहीं हो पाया अभी, पहले 300 प्लस था, 300 प्लस तो पूरा हो गया। 400 प्लस सीट का दावा अगर मान लीजिए मिल गया, 400 प्लस सीट, अब किसी भी बिल को, विधेयक को पास कराने के लिए क्या चाहिए? किसी भी बिल को पास कराने के लिए संख्या चाहिए, कितने लोग उसके पक्ष में, कितने सांसद उसके पक्ष में वोट डालते हैं। साधारण विधेयक है तो साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से पास करने वाले विधेयक हैं तो विशेष बहुमत। और कार्यपालिका मान लीजिए इतने वोट से, कार्यपालिका मतलब जो भी सरकार बनी उसकी जो पार्टी है वो इतने वोट से जीती है, इतने सीट्स लेकर आई है कि अब तो संविधान में संशोधन कराने के लिए भी क्या चाहिए? संविधान संशोधन कराने के लिए भी, संविधान में संशोधन कैसे होता है? एक संविधान संशोधन विधेयक आता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई भी कानून पास करने के लिए क्या आता है? कि विधेयक आता है। वो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उस पर अनुमति करते हैं, साइन करते हैं, तो वो
कानून बन जाता है। ठीक उसी तरह संविधान संशोधन विधेयक आता है। वो संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग विशेष बहुमत से पास करके राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति के साथ संविधान में संशोधन का अधिनियम आता है। यानी कानून बनाकर ही तो संविधान में संशोधन किया जा रहा है। अब बताइए कि जिस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल जाए विधायिका में, क्या यह संभव है कि वो संविधान में कहीं भी संशोधन करा ले? करा सकती है ना, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए उसके पास नंबर है, तो वो पास करा लेगी। ये बात समझ में आई? और जब ऐसी स्थिति है कि कोई सरकार इतनी ताकतवर है कि वो अपने हिसाब से किसी भी विधेयक को पास कराने की स्थिति में है, तो आप बताइए क्या आपके मौलिक अधिकारों का या आपके अधिकारों का उल्लंघन होने की संभावना है कि नहीं? तो क्या सिर्फ अधिकार देकर काम नहीं चला सकते थे? इसमें भी ये कहना कि इन अधिकारों के बीच में, भाई कानूनी अधिकार तो हम लोग को मिले ही हुए। हर कानून से पास जो भी कानून पास हो रहा है उसमें आपके अधिकार तो छिपे हुए हैं ना। कोई भी कानून जब पास हो रहा है तो उसके अंतर्गत आपके कुछ राइट्स हैं। उसमें भी ये कहना कि अधिकारों के भीतर भी एक फंडामेंटल अधिकार है, ये क्यों किया भाई आपने? इसलिए किया क्योंकि यहां चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि विधायिका के भीतर से जब कार्यपालिका निकलती है, यानी कि हमने क्या अपनाया है? हमने तो संसदीय प्रणाली अपनाई है। संसदीय प्रणाली के साथ संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि विधायिका के भीतर से ही कार्यपालिका निकली है, विधायिका के अंदर से ही कार्यपालिका का गठन होता है। और इस वजह से कभी प्रचंड बहुमत हुआ तो सरकार मनमाना कर सकती है, सरकार मनमाने पर उतारू हो सकती है। इतना प्रचंड बहुमत हुआ, सरकार ने कहा हमें धर्मनिरपेक्ष देश रहना ही नहीं है, संविधान में संशोधन कराओ, प्रस्तावना से हटाओ धर्मनिरपेक्षता, और धर्मनिरपेक्षता वाले सारे क्लॉज हटाओ, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें देना ही नहीं है, काम ही खत्म करो। ये डर है, इसलिए अधिकारों के भीतर एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स संविधान सभा ने दिया और इसको न्यायोचित बनाया। इसका मतलब है कि भाई आपसे कोई अधिकार छीन न ले। तो मूल अधिकारों की जरूरत क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि संसदीय प्रणाली में जब विधायिका के अंदर से कार्यपालिका निकल रही है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कोई पागल इंसान आ गया अगर हेड बनकर, जिसका हेड खराब हो, तो वो कुछ भी छीन लेगा, कुछ भी बदल देगा। ठीक है, तो इसीलिए मौलिक अधिकार दिए गए। ये पॉइंट क्लियर है? तो बताइए क्लियर। तो आजादी के समय जनता में राजनीतिक अधिकारों के प्रति बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं था, समझ नहीं था, इसलिए उनके अधिकारों के हनन का खतरा सबसे ज्यादा था, इसलिए मौलिक अधिकार ले आए गए। और दूसरी दिक्कत क्या थी कि संसदीय शासन प्रणाली क्योंकि हमारी थी तो कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत होता है और इस वजह से सरकार हो सकता है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन कर दे, इसलिए अधिकारों के भीतर भी एक मौलिक अधिकार बनाया गया। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम थी, जैसे एक हमने देखा विधायिका के भीतर से ही कार्यपालिका है और कार्यपालिका बहुमत में है, सरकार तभी बनती है जब बहुमत मिले। दूसरी दिक्कत है पार्टीशन, विभाजन। विभाजन की स्थिति में किस आधार पर विभाजन हुआ? अलग मुस्लिम देश, यही तो विभाजन का आधार था। जब हम कह रहे हैं अलग मुस्लिम देश, भारत ने तो कभी नहीं कहा ना, भारत तो हमेशा ये कह रहा है कि विभाजन ना हो। अलग मुस्लिम देश क्या होता है? पाकिस्तान ने डिमांड की, जिन्ना ने डिमांड की, हमें अलग एक पाकिस्तान बनाना है। अलग पाकिस्तान किस आधार पर बनाना है? अगर ये आधार रहता है कि भाई हम पिछड़े इलाकों को मिलाकर एक अपना अलग राज्य, अलग देश बनाना चाहते हैं, तो बात समझ में आती। लेकिन जिन्ना की जिद तो है कि भाई हर मुस्लिम पाकिस्तान के दायरे में हो। ऐसे कंडीशन में लाखों की तादाद में जो पाकिस्तान वाले इलाके हैं उसमें भारत से लोग गए, भारत से मुस्लिम लोग कहां गए?
जो जिन्ना से प्रभावित थे वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, और सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम्स भी, तो भारत की स्थिति क्या है? बड़ी तादाद में यहां बड़ी तादाद में मुस्लिम्स हैं, उस समय भी थे। इनका भाई अपना घर है, पुश्तैनी घर है, इन्होंने भारत छोड़ा नहीं। इन्होंने कहा कि भाई यही भारत ही है, हम दिल्ली में रहते हैं, हम इलाहाबाद में रहते हैं, हम क्यों जाएंगे, यही हमारा घर है, हम अपनी जड़ों को छोड़कर नहीं जाएंगे यहां से। तो ये तो नहीं गए। कई बार पाकिस्तान को यही कहा जाता है ना कि भाई तुम्हारे यहां जितनी आबादी है उतना हमारे यहां मुस्लिम्स हैं और तुमसे बहुत अच्छे स्थिति में है, ठीक है, उनको सारे अधिकार मिले हुए हैं। तो एक तो भारत में बड़ी तादाद में मुस्लिम्स जो यहां हैं, और दूसरा पाकिस्तान से जो लोग आए भारत में लाखों की तादाद में, उनमें भी बहुत ज्यादा मुस्लिम्स थे। क्या उनके भीतर ये इनसिक्योरिटी या सुरक्षा होगी या नहीं होगी कि भाई हम एक ऐसे देश में रहने जा रहे हैं जहां 80% से ज्यादा लोग हिंदू हैं, हम अल्पसंख्यक हैं। उनको लगेगा ना कि हो सकता है बहुसंख्यक हमारी फिक्र ना करें, हमारी चिंता ना करें, हमें कोई अधिकार ना दे। हो सकता है कि भाई पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने अपने यहां अल्पसंख्यकों पर जमकर अत्याचार किया। वो हिंदू हो, पारसी हो, जो भी थोड़े बहुत बचे हुए थे, सब पर अत्याचार किया। भारत ने कभी ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत ने लोकतंत्र को न सिर्फ स्थापित किया है, बल्कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आप इर्द गिर्द देखिए, कहां आपको सफल लोकतंत्र बनाना मजाक नहीं है। संविधान सभा की दूरदर्शिता थी, उसके बाद के आए हुए नेताओं की दूरदर्शिता थी। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ, जो मूलभूत सिद्धांत हैं हमारे संविधान में, उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अब तुम मुस्लिम हो तो पाकिस्तान चले जाओ। सफल लोकतंत्र बनाना अगर इतना ही आसान होता तो पाकिस्तान अभी तक स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं बन पाया? सेना और आईएसआई मिलकर वहां की सरकार चलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जिस देश का इस दबाव में है कि पता नहीं सेना कब तख्ता पलट कर दे, वहां डेमोक्रेसी कैसे सफल हो सकती है? इंदिरा गांधी पर आरोप लगा इंडिया में, पहली बार एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कटघरे में खड़ा होना पड़ा कि चुनावों में उनके ऊपर आरोप लगा धांधली का, और वो हारी। लेकिन क्या किसी दूसरे देश में जाकर उनको शरण लेना पड़ा? नहीं। क्या पीएम आवास में लोग घुस गए? नहीं। लोकतंत्र में जो भी चीजें बनी हुई हैं, मुकदमा करिए। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के कोर्ट को मुकदमा चलाना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। ठीक है, मुकदमा चल रहा है, लेकिन शेख हसीना की स्थिति यह हो गई कि अगर पीएम आवास से वो नहीं भागती है 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, तो वहीं मार दी जाती। तो क्या स्थिति है बांग्लादेश में? कहेंगे कि सफल है लोकतंत्र? नहीं। म्यांमार में देख लीजिए, आंग सान सू की जीवन भर संघर्ष की, उनके पिता संघर्ष किए, किस लिए? लोकतंत्र के लिए। और अंत में हुआ क्या है? जब चाहे तब सैन्य तख्ता पलट, मिलिट्री को। तो लोकतंत्र को सफल बनाना मजाक नहीं है। इंडिया इतने बड़े, जब इंडिया में इलेक्शन होता है ना, पूरा पश्चिम और पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेती है कि भाई इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या में एक साथ इलेक्शन करवाते कैसे हैं? केस स्टडी होता है, कैसे करवाते हैं भाई? इतने राज्यों में, एक एक कोने में बूथ बना बना के लोग लाइन लगाए हुए हैं, और इतने छोटे छोटे कंट्रीज हैं, अपने बिहार यूपी जैसे कंट्रीज हैं यूरोप के। एक यूपी को उठा लीजिएगा तो पता नहीं दुनिया के कितने कंट्रीज यूपी से छोटे निकल जाएंगे। उनके यहां हालत खराब हो जाती है। हमारा इलेक्शन कमीशन जाके ट्रेनिंग देता है कि कैसे इलेक्शन करवाया जाता है। तो हम बहुत बड़ी चीज हैं, ये बात समझिए। इंडिया ने डेमोक्रेसी को, सबसे बड़ा लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर, वेरी गुड,
बहुत बड़ी चीज। और एक आदमी का रोल नहीं है, संविधान सभा से लेकर और उसके पहले के सारे स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों से लेकर महात्मा गांधी जैसे दिग्गज, जिनके ऊपर पता नहीं कितने यूनिवर्सिटीज में अभी रिसर्च चल रहा है, जिनकी फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, हम उस देश के लोग हैं। ठीक है, नेहरू जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, आजादी के बाद के जो भारत को आप देखेंगे, इन सारे लोगों का कितना बड़ा रोल है। हम इस तरह से आगे बढ़े तो भारत ने उसी समय तय किया कि नहीं, मुस्लिमों को जो पाकिस्तान से चले आए हैं इंडिया, और इंडिया में जो रह रहे हैं मुस्लिम हैं, उनको असुरक्षा का भाव नहीं आना चाहिए। उनको ये समझ आनी चाहिए बात कि नहीं, भारत में उनके अधिकार बिल्कुल सुरक्षित हैं। धर्म के नाम पर मौलिक अधिकार नहीं मिला है कि सिर्फ हिंदुओं को मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार सारे नागरिकों के लिए है। सारे, कुछ मौलिक अधिकार तो केवल नागरिकों के लिए हैं, कुछ बाकी व्यक्तियों के लिए भी हैं। लेकिन अगर ये बात करें नागरिकों की, तो भाई मुस्लिमों की असुरक्षा को यहां काउंटर कर दिया गया कि नहीं, सबके मूल अधिकार हैं और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। जरूरत थी कि नहीं थी? जरूरत थी ना यह असुरक्षा खत्म करने की। तो धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भी सवाल था। और सिर्फ धर्म ही नहीं, वंचित तबके का भी लंबे समय से शोषण चल रहा था। वंचित तबके का मतलब है वही जिनके साथ सिर्फ इस बेस पर, क्योंकि हमारी जातीय व्यवस्था, हमारा समाज ऐसा है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है इसमें। कुछ लोग अपने आप को बताते हैं कि वो उच्च कुल के हैं और तथाकथित निम्न जाति के लोगों के साथ तिरस्कार का भाव रखते हैं। ऐसा रखते हैं कि भाई टच ना कर जाए, टच कर गया तो भाई घोर पंडित बोल रहा है कि अब सोने की बिल्ली चढ़ा के और दान में हमको दीजिएगा, तब जाकर पाप कटेगा। ठीक है, वहां से कोई छोटी जात का व्यक्ति गुजर गया। मैंने कहा ना कि आज भी ये स्थिति है कि एक आईपीएस को अगर अपनी बारात निकलवाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ रहा है, क्योंकि जहां से बारात जाएगी वो बड़े कुल के लोगों की बस्ती है, तो आज तक जूझ रहे हैं ना, आज भी खत्म नहीं हुआ है। आप कहीं जाइएगा रेंट पर मकान लेने ना, तो रेंट पर मकान लेने के लिए मकान मालिक पूछेगा नाम क्या है, और नाम बोलिएगा आप अतुल नाम है, तो बोलेगा नहीं पूरा नाम क्या है, अब बोले अतुल ही है मेरा सर्टिफाइड नेम। बोले पिताजी का नाम क्या है, अच्छा पिताजी के नाम में भी टाइटल नहीं लगा है। और जानना क्या चाहता है, आपकी जाति, कि रेंट पर तब देगा जब आप किस जाति के हैं ये पता चल जाए। आपने पिताजी का भी नाम बताया कि विमल नाम है, पिताजी के नाम में भी विमल के आगे कुछ नहीं है, तो नहीं है। फिर आपसे कैसे पता करेगा? गांव पता करेगा, किस गांव के हो। गांव में जनरली क्या होता है, पूरा का पूरा गांव किसी एक कास्ट का होता है। किसी ना किसी तरीके से पता करने की कोशिश करेगा कि भाई आप किस जाति के हैं। चाय आएगी अगर सबके लिए, तो एक आदमी जो इन लोगों के दिमाग में है कि ये तो निचली जाति का आदमी, उसके लिए एक अलग कप आएगा, प्लास्टिक का या किसी और ऐसा कप जो यूज में ना हो। ठीक, ये क्या है? भेदभाव नहीं तो क्या है? आज तक हो रहा है। तो उस समय एक मुखिया जो दलित समुदाय से था, कुर्सी पर बैठ गया बड़े लोगों के सामने, बड़े कुल के लोगों के सामने, उसको मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई। तुम्हारे बाप दादा हमारे बाप दादाओं के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखते थे और तुम कुर्सी पर बैठ गए। जब हम आज ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं तो उस समय क्या स्थिति होगी? तो वंचित तबके को शोषण से बचाना था, यह भी तो काम था। लंबे समय से शोषण हुआ है, हजारों साल से जिसका शोषण हो रहा है। और सिर्फ शोषण से बचाना ही नहीं था, इनको अपलिफ्ट भी करना था, ऊपर भी ले आना था, बराबरी पर भी ले आना था। तो आप देखेंगे ना कि भाई हमने क्या किया, अस्पृश्यता के अंत के लिए आर्टिकल 17 किया कि अस्पृश्यता का अंत किसी भी हाल में किया जाएगा, और अस्पृश्यता का कोई भी अगर कार्य करेंगे तो अपराध है। ठीक, बात समझ में आ गई? क्यों रिक्वायरमेंट थी?
कुल मिलाकर कहें अगर, तो भाई किसी के लिए भी कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए। और एक और समस्या है, हम फेडरल स्ट्रक्चर भी हैं, हम संघीय व्यवस्था भी हैं। संघीय व्यवस्था होने के साथ ही क्या हुआ है, एक सरकार बनी है केंद्र में और बाकी सरकारें हैं स्टेट में। ठीक, इस बात की भरपूर संभावना है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, और राज्य में अगर अलग पार्टी की सरकार है, तो क्या यहां भेदभाव हो सकता है या नहीं? यह भी हो सकता है कि भाई हमारी पार्टी की सरकार थोड़ी ही है, तो यहां भी संघीय ढांचे से उपजने वाले विवाद पैदा हो सकते हैं। सरकारें राज्यों में किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए सपोर्टिव हो सकती है केंद्र सरकार, और किसी पर्टिकुलर राज्य के लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, संविधान सभा ने मूल अधिकार को शामिल किया, ताकि किसी भी हालत में, किसी भी टर्म्स कंडीशन के तहत, किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के तहत नागरिक हमारे अपने अधिकारों के साथ इन सब से न्यूट्रल कर दिया गया कि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। ये बात समझ में आई तो बताइए क्लियर। सवाल है कि भाई मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है, प्रकृति क्या है? बहुत सारी चीजें तो हमने समझ ली, अभी इसी से मूल अधिकारों की विशेषताएं और प्रकृति समझ में आएंगी। जब हम कहते हैं मूल अधिकारों की प्रकृति, तो प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि कुछ अधिकार तो ऐसे मिलते हैं मूल अधिकारों में जो राज्य को मना करते हैं कि भाई राज्य किसी के अधिकार नहीं छीने। और ज्यादातर अधिकार कैसे हैं? मैंने क्या कहा, ये किसको मिले अधिकार हैं? व्यक्ति को। और व्यक्ति को किसके खिलाफ मिले हैं? राज्य के खिलाफ। तो राज्य के खिलाफ मिले हैं व्यक्ति को, तो किसको मना किया जाएगा, व्यक्ति को या राज्य को? राज्य को मना किया जाएगा ना। राज्य के खिलाफ मिले हुए व्यक्ति के अधिकार हैं, यानी राज्य को मना करना होगा ना कि तुम ये नहीं करोगे काम, तुम भेदभाव नहीं करोगे, तुम किसी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उसका अधिकार नहीं छीनोगे। ठीक, तो ज्यादातर अधिकार हम क्या देखेंगे, नकारात्मक किस्म के हैं। नकारात्मक मतलब, नेगेटिव एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, नकारात्मक मतलब जहां कुछ मना किया जा रहा है। मैंने कहा नैतिक से कि भाई आप क्लास में बात नहीं करेंगे, तो मैं क्या कह रहा हूं, नहीं करने के लिए कह रहा हूं। इसका मतलब ये नकारात्मक है अभिव्यक्ति कि क्या नहीं करेंगे। और मैंने कहा आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि क्या करना है। तो जहां कहा जा रहा है कि क्या करेंगे उसको कहेंगे सकारात्मक है, और जहां कहेंगे कि क्या नहीं करना है उसको कहेंगे नकारात्मक है। तो मूल अधिकार में हम देखेंगे 12 से 35 में कि ज्यादातर अधिकारों में राज्य को मना किया गया है। तो ज्यादातर अधिकार क्या है, नकारात्मक किस्म के, नकारात्मक है। कुछ अधिकार सकारात्मक भी हैं, जैसे कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनकी जो है वो राज्य को करना है, उसके लिए व्यवस्था। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, राज्य को क्या करना है जब कह रहे हैं, तो कुछ अधिकार सकारात्मक भी हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हर अधिकार में आपको समझ में आ जाएगा, भाषा से सकारात्मक है। तो पहली विशेषता क्या बोल सकते हैं कि ज्यादातर अधिकार नकारात्मक हैं और कुछ अधिकार सकारात्मक है। ये विशेषता है, ये आप किताबों में पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि कवि कहना क्या चाहता है, लेकिन कवि यही कहना चाहता है कि ज्यादातर अधिकार नकारात्मक है। इसका मतलब राज्य को मना किया जा रहा है, राज्य पर मनाही की जा रही है, राज्य को मना किया जा रहा है। और यहां राज्य को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, राज्य को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, करने के लिए कहा जा रहा है। ये बात क्लियर है तो बताइए क्लियर। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, कुछ अधिकार मैंने बताया कि सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, जबकि कुछ अधिकार हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए। अब ये आर्टिकल से घबराना नहीं है, क्योंकि आर्टिकल्स हमने पढ़े नहीं है, तो आर्टिकल्स आगे आएंगे। लेकिन आर्टिकल्स का मतलब ये है कि भाई कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है, जैसे आर्टिकल 15, 5 आधार दिए गए हैं जिस पर कोई भेदभाव
राज्य नहीं करेगा। आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समता होगी और 7 अधिक आधार इसमें भी बताए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ नागरिकों को है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं आर्टिकल 19 में, ठीक है, आर्टिकल 19 में दिए जो अधिकार हैं सिर्फ वाक और अभिव्यक्ति के नहीं है, संघ बनाने का, ठीक है, कहीं भी जाकर निर्बाध रूप से बसने का, घूमने का, 6 तरह के अधिकार हैं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबके लिए हैं नहीं, सबके लिए नहीं। तो कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं और कुछ अधिकार हैं जो सभी व्यक्तियों के हैं, जैसे आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता सबके लिए है भाई, कानून सबके लिए बराबर, इक्वालिटी है सबके लिए लॉ के सामने। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा राज्य, क्या सिर्फ नागरिकों को, बाकी गैर नागरिकों को टांग देगा? नहीं, सबके लिए। तो कुछ अधिकार हैं जो सारे नागरिकों, सभी व्यक्तियों के लिए हैं। सभी व्यक्तियों कहते ही नागरिक तो हैं ही, इसमें विदेशी भी आ जाते हैं, यानी गैर नागरिक भी आ जाते हैं, ठीक। अगली विशेषता है कि कोई भी अधिकार असीमित नहीं है, असीमित अधिकार होते नहीं। जैसे ही आपको असीमित अधिकार दे दिया जाएगा, आप क्या हो जाएंगे? आप मनमाने पर उतारू हो जाएंगे। जैसे आपको बोलने का असीमित अधिकार दे दिया गया तो आप कुछ भी बोल देंगे, ठीक। लेकिन ना तो कोई अधिकार असीमित हो सकता है, इसलिए मूल अधिकार भी असीमित नहीं हो सकता। तो सवाल है कि सीमाएं कैसे आरोपित होंगी? संविधान ही आरोपित करता है, और संविधान कहता है कि कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं? रीजनेबल मतलब तार्किक, रेस्ट्रिक्शंस मतलब प्रतिबंध। तार्किक प्रतिबंध का मतलब क्या है? मान लीजिए कि एक जगह पूरे महीने में 6 एक्सीडेंट हो गए और सारे एक्सीडेंट हुए बाइक वालों के। बाइक वाले टकरा गए, गाड़ी में टकरा गए, चोट लगी, कोई मर गया। अब उस पर रेस्ट्रिक्शन ये लगा दिया गया कि क्योंकि ये गुड़गांव में हादसे हुए हैं, इस पर्टिकुलर जगह पर 6 लोग बाइक चलाते हुए मर गए हैं, बाइक चलाकर उन्होंने एक्सीडेंट किया है, इसलिए पूरे गुड़गांव में बाइक चलाने की अनुमति नहीं है। अब बताइए ये तार्किक है या अतार्किक है? इसको तार्किक बोलेंगे या अतार्किक बोलेंगे? अतार्किक। मान लीजिए कि किसी जगह पर पिछले 4 केसेस को देखा गया कि 4 केसेस में हत्या के मामलों में जिसने हत्या किया वो 6 फीट से लंबा व्यक्ति था, ठीक। तो जो भी पकड़े गए लोग वो सब 6 फीट से ऊपर थे। तो सरकार ने कहा कि भाई 6 फीट से ऊपर के जितने लोग इस शहर में रहते हैं सबको डिटेन कर लिया जाए, हिरासत में ले लिया जाए, ताकि कहीं कोई अपराध ना हो। यह तार्किक है अतार्किक है? अतार्किक है। लेकिन कहा गया कि अगर आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी एग्जाम्पल में देख लीजिए, 6 एक्सीडेंट हुए, सरकार ने कहा कि भाई हेलमेट न पहनकर चलने वाले व्यक्तियों को अब 200 नहीं 500 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार क्या करना चाहती है? ज्यादा से ज्यादा लोग हेलमेट पहनकर चलें। चलिए ऐसे नहीं चल रहे हैं तो जो जुर्माने का प्रावधान ऐसा कड़ा कर दें कि लोग डर के मारे हेलमेट पहनकर चलना शुरू करें। यह तार्किक है या अतार्किक? यह तार्किक हो गया। तो जब हम रीजनेबल कहते हैं इसका मतलब कि जिस मात्रा में समस्या का समाधान करना है उसी मात्रा में सीमाएं आरोपित करें, तो यह तार्किक हो जाएगा, ठीक है। सरकार ने कहा वाक और अभिव्यक्ति के आपको मूल अधिकार तो है ही, संविधान में है, तो संविधान ने ही कहा कि वाक और अभिव्यक्ति की आपकी स्वतंत्रता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई ऐसी बात बोल दें जिससे देश में दंगा भड़क जाए, लोक व्यवस्था ही चौपट हो जाए।
तो इसको क्या कहेंगे? ये तार्किक प्रतिबंध लगाए गए हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। बात क्लियर? तो जब हम कहते हैं कि कोई भी अधिकार असीमित नहीं है, उसी तरीके से मौलिक अधिकार भी असीमित नहीं है, और यह भी इसकी विशेषता है कि संविधान के भीतर ही युक्ति युक्त या तार्किक प्रतिबंध जैसे कि 19(2) से 19(6) में दिए गए हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह आर्टिकल 33 में कहा गया है कि सेना, इंटेलिजेंस, इन सब के संचार से जुड़े जो लोग काम में लगे हुए हैं, पुलिस एजेंसीज, जो रक्षा मतलब सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पुलिस हो गया, बाकी एजेंसीज हैं, इनके मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। इनके मौलिक अधिकार सीमित किए जाते हैं, सीमित किए जा सकते हैं। यानी जो आम लोगों को मौलिक अधिकार मिले हैं वो इन लोगों को नहीं मिले। क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? बताइए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है, किसी को कोई खबर नहीं, तभी आर्मी के हेड ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पाकिस्तान तैयार हो जाओ, आज रात 12 बजे तुम पर हम मिसाइल डालने वाले हैं। सरकार ने कहा कि ये क्या कर दिए भाई, मामला गया सुप्रीम कोर्ट, सरकार ने बर्खास्त कर दिया। ये भाई साहब गए सुप्रीम कोर्ट जाकर बोले कि मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मुझे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए मैं बोल सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिखाया, कहा कि तुमको नहीं है, तुम अपना एक्ट जाके पढ़ो, संविधान में आर्टिकल 33 पढ़ो, सेना के लोगों को, इंटेलिजेंस के लोगों को, रक्षा से जुड़े हुए लोगों को, उसके संचार से जुड़े हुए लोगों को, संचार मतलब जो टेलीकॉम से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, इनको नहीं है। क्यों? संविधान ने लगा रखा है ना, ये भी तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। अगर इनको दे दिया जाए तो इंटेल मिला है, इंटेल मतलब इंटेलिजेंस, आईबी वालों को मिला है कि भाई इस जगह पर धमाका होने वाला है, और उसने फेसबुक पर लिखा कि अभी अभी पता चला है 4 बजे मुंबई में धमाका होगा, और जो धमाका करने वाला है उसको पता चल गया, तो क्या होगा? टेलीकॉम में जो इन सारे के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए टेलीकॉम यूज होता है, संचार के लिए जो साधन यूज होते हैं वो भी तो मैन्युअली होता है ना, कोई ना कोई करता है। बहुत क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन सेना को इंटेलिजेंस ने दिया, इंटेलिजेंस ने पुलिस को बताया, इंटेलिजेंस ने एजेंसीज को बताया, इंटेलिजेंस ने गृह मंत्रालय को बताया, सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ ना। अब ये पब्लिकली तो बोल नहीं सकते, ठीक है? तो यहां मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया है, तो ठीक किया गया है, गलत किया गया है? तार्किक है ना? तो आर्टिकल 33 कहता है कि भाई इन लोगों के मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 34 इसी तरीके से कहता है कि जब देश में मार्शल लॉ यानी सैन्य मार्शल लॉ लागू हो जाए, सैन्य शासन लागू हो जाए, उस कंडीशन में मूल अधिकार सीमित हो जाएंगे, मूल अधिकार सीमित हो जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी लगता है तो भी कुछ मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं, ठीक? क्या ये सब ठीक है? प्रैक्टिकल है? तार्किक है? तो असीमित नहीं है। संविधान के भीतर युक्ति युक्त प्रतिबंध हैं, जैसे 19(2) से 19(6), 33, 34, ठीक है? राज्य जो युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाता है, न्यायपालिका इन प्रतिबंधों की समीक्षा करता है कि ये रीजनेबल हैं कि नहीं। उदाहरण के लिए पुलिस के लिए क्या है? पुलिस बल अधिकारों का निर्बंधन अधिनियम 1966, सेना के लिए सेना अधिनियम 1950, इसमें बताया गया है कि भाई ये रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, आप ये काम नहीं कर सकते। पुलिस मैनुअल में दिया गया है कि आप ये काम नहीं कर सकते। कुछ अधिकार सिर्फ राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, कुछ अधिकार सिर्फ राज्य की शक्ति को सीमित कर रहे हैं। यहां राज्य है, यहां नागरिक,
या व्यक्ति। किससे सुरक्षा हो रही है? राज्य से। राज्य से ही तो व्यक्तियों की सुरक्षा हो रही है। तो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो राज्य की शक्ति को सीमित कर रहे हैं कि भाई राज्य भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों से नागरिकों की भी सुरक्षा कर रहे हैं या व्यक्तियों से व्यक्तियों की सुरक्षा कर रहे हैं। जैसे अस्पृश्यता। छुआछूत राज्य बिहेव करता है या लोग करते हैं आपस में? अस्पृश्यता मतलब अस्पर्श योग्य, छूने योग्य नहीं, स्पर्श योग्य नहीं, स्पर्श के लिए अयोग्य। राज्य करता है? राज्य क्यों करेगा? आपस में करेंगे ना लोग। या फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर। मतलब आपको मन नहीं है ये काम करने का, लेकिन आप पर दबाव है, ये काम तो आपको करना ही करना है, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। या बेगार, काम करिए पैसा नहीं मिलेगा। कौन करवाता है? राज्य करवाता है या फिर नागरिक कराते हैं? नागरिक और व्यक्ति ही तो कराते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का ही तो शोषण करते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई ज्यादातर अधिकार तो राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य ये काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जैसे अस्पृश्यता हो गया, बलात् श्रम हो गया, बेगार हो गया, जो नागरिकों से नागरिकों की सुरक्षा, व्यक्तियों से व्यक्तियों की भी सुरक्षा करते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये प्रोटेक्शन मिला है वर्टिकल प्रोटेक्शन और ये प्रोटेक्शन मिला है हॉरिजॉन्टल प्रोटेक्शन। वर्टिकल मतलब ये ऊर्ध्वाधर सुरक्षा दे रहा है और ये हॉरिजॉन्टल है। नागरिक और व्यक्ति सब एक ही हॉरिजॉन्टल में है, एक ही क्षैतिज व्यवस्था में है। तो क्षैतिज व्यवस्था में ये क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल प्रोटेक्शन दे रहा है। ये बात समझ में आई? कुछ अधिकार कैसे हैं? राज्य है, नागरिक वर्टिकली है ना, राज्य हमारे ऊपर है, इससे हमको सुरक्षा मिली हुई है। और हमारे साथ जो खड़ा है वो भी तो हमसे भेदभाव कर रहा है, तो इससे भी हमको कुछ सुरक्षा मिली हुई है। तो कुछ अधिकार सिर्फ राज्य की शक्ति को सीमित कर रहे हैं, जैसे 14, 16, 20 इत्यादि। आर्टिकल्स के चक्कर में मत पड़िए, आर्टिकल हम देखेंगे आगे। कुछ राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों की शक्ति को भी सीमित करते हैं, जैसे अनुच्छेद 17, 23, 24 इत्यादि। ये बात क्लियर है? तो बताइए क्लियर। और एक विशेषता अगर मैं कहूं कि मूल अधिकार न्यायोचित हैं, तो ये तो समझ में आ ही रहा है आपको, इसमें समझने की कोई बात नहीं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, देखिए ये कहीं आपको मिलता नहीं है लिखा हुआ, लेकिन अगर कहीं मिल जाए तो इस बात को समझिए कि अगर नागरिक बगल में नागरिक बगल में नागरिक, हम कैसे बटे हुए हैं? हॉरिजॉन्टल, बराबरी पे है ना, क्षैतिज रूप से बटे हुए हैं। राज्य वर्टिकल, राज्य हमारे लिए कुछ करता है, राज्य से हम सुरक्षित होते हैं। संविधान ने राज्य के खिलाफ हमें सुरक्षा दी हुई है। राज्य वो बैठा हुआ है, वर्टिकली बैठा हुआ है। तो हम कहेंगे कि राज्य और हमारा संबंध कैसा है? हम यहां हैं, राज्य यहां है। जैसे जब हम रिजर्वेशन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? जनरल देखिए, फिर एससी देखिए, फिर एसटी देखिए, ओबीसी, इतना ही देखिए पहले, ठीक। ये हम कहेंगे कि वर्टिकल है, ये अरेंजमेंट वर्टिकल है। एससी वे बच्चा नंबर इतना ले आ देता है कि वो जनरल में चला जाता है। एससी वाली उसको सुविधा चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसके मार्क्स इतने हैं, क्योंकि एससी वाला रिजर्वेशन उसको चाहिए नहीं, रिक्वायर्ड नहीं। तो कहेंगे कि ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। लेकिन महिलाओं की अगर बात करें तो आप बताइए, क्या एससी समुदाय में एसटी वाले लोग भी हैं? नहीं है ना। लेकिन एससी में महिलाएं हैं कि नहीं?
महिलाएं हैं कि नहीं, जनरल में महिलाएं हैं कि नहीं, एसटी में महिलाएं हैं कि नहीं, ओबीसी में महिलाएं हैं कि नहीं, तो सब में महिलाएं हैं, लेकिन एसटी एससी में तो नहीं, एससी जनरल में तो नहीं, ओबीसी एसटी में तो नहीं। तो यानी महिलाएं जो हैं वो सब में हैं, इसलिए महिलाएं हॉरिजॉन्टल होंगी, इसलिए रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल मिलेगा। यानी सबके भीतर अगर महिलाओं के लिए कुछ रिजर्वेशन मिला तो सबके भीतर रिजर्वेशन है महिलाओं के। और ये अरेंजमेंट जो है वर्टिकल अरेंजमेंट है, ठीक है। हम इसको मिले हुए रिजर्वेशन कैटेगरी को पार करके सबसे ऊपर जा सकते हैं, वर्टिकली अप हो सकते हैं। महिला वर्टिकली अप नहीं हो सकती, क्यों? सब में है। जब हम रिजर्वेशन आएंगे तब इसको देखेंगे, ठीक है। इस पर सवाल कभी नहीं आता, लेकिन इसी तरीके से आप जब देखेंगे राज्य और नागरिक का संबंध कैसा है, वर्टिकली। तो वर्टिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, मतलब राज्य से हमको सुरक्षा मिली हुई, और नागरिकों से नागरिकों की सुरक्षा मिली है, तो नागरिक तो हॉरिजॉन्टल है, सारे नागरिक। तो हम कहते हैं कि इसको ए को बी से सुरक्षा मिली हुई है, यानी हॉरिजॉन्टल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। बात समझ में आ गई? ये किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं हालांकि, तो चिंता मत कीजिए, ये पूछा भी नहीं जाता। चलिए, अगली विशेषता ये है, जो आप खुद से बताइए कि क्या ये स्थायी अधिकार है या फिर स्थायी नहीं है। इस बात को फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि स्थायी अधिकार नहीं है, इसका मतलब इनमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन इस प्रश्न को अभी के लिए छोड़ दीजिए, इसलिए क्योंकि इस पर हम एक अलग से बात करेंगे कि मूल अधिकारों की संशोधनीयता का सवाल क्या है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। इसमें कुछ केसेस हैं, उन केसेस को देखेंगे और आज की स्थिति को देखेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए कि हाँ, संशोधन के जरिए बदलाव किया जा सकता है मूल अधिकारों में। इतना अभी के लिए दिमाग में रखिए, कैसे हुआ ये हम देखेंगे, ठीक है। फिर कुछ अधिकार ऐसे हैं जो खुद ही लागू हो जाते हैं, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 खुद ही लागू हैं, संविधान में लिखा हुआ है आपके मौलिक अधिकार लागू हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटेड। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो खुद लागू नहीं होंगे बल्कि कानून बनाना पड़ेगा, जैसे आर्टिकल 17। सिर्फ कहा जा रहा है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और अस्पृश्यता का किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करना अपराध होगा, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये खुद से लागू नहीं है, बल्कि इसके लिए संसद को कानून बनाना पड़ेगा। तो कुछ अधिकार तो संविधान के साथ ही स्वतः लागू हो गए, 14, 19, 20 इत्यादि और भी सारे, लेकिन कुछ को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, जैसे अनुच्छेद 17। जैसे मैंने कहा, बलात् श्रम को रोकने के लिए, बेगारी को रोकने के लिए, तो 23, 24 ये सब क्या है, ये सब आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, विशेषता में कहेंगे कि कुछ को कानून बनाना पड़ता है। कानून कैसे बनता है? जो आर्टिकल 35 अंतिम आर्टिकल है, अंतिम आर्टिकल अनुच्छेद 35 बताता है कि इस भाग 3 में जहां भी जरूरत है, संसद को जहां बताया गया है कानून बनाने की जरूरत है, संसद को जहां भी कानून बनाने की जरूरत होगी, वो किस आर्टिकल के थ्रू बनाता है? आर्टिकल 35 में दिया गया है कि संसद कानून बनाएगी, जैसे आर्टिकल 17 के लिए, 23 के लिए, 24 के लिए, ये सब हम आगे समझेंगे। लेकिन फिलहाल समझिए कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो संविधान के साथ खुद ही लागू हैं और कुछ ऐसे हैं जो जिनको लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है संसद को, आर्टिकल 35 के अंतर्गत। ठीक है, यहां तक। अब आ जाइए मूल अधिकार भाग 3। कैसे बंटवारा हुआ है भाई मूल अधिकार का, ये देख लेते हैं। अंदर नहीं जाएंगे, खाका खींच लेंगे। एक लिखिए 12, एक लिखिए 13, फिर लिखिए 14 से 18, फिर लिखिए 19 से 22, फिर लिखिए 23, 24, फिर लिखिए 25 से 28, 25 से 28। ठीक है,
फिर लिखिए 29, 30, एक आएगा 31, फिर आएगा 32, फिर लिखिए 33, 34, 35, ऐसे बांट लेंगे। ठीक है। 12 में क्या है? 12 में है भाग 3 के लिए, मूल अधिकारों के लिए। ध्यान रखिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, भाग 3 के लिए, बाकी के लिए नहीं। राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य किसको कहेंगे? हम कह रहे हैं ना कि भाई राज्य से व्यक्तियों को सुरक्षा मिली हुई है मूल अधिकार में, तो राज्य किसको कहेंगे? राज्य की परिभाषा क्या है? ये कहां पर है? आर्टिकल 12 में। और आर्टिकल 12 में सिर्फ भाग 3 के लिए, मूल अधिकारों के लिए राज्य किसको मानेंगे? भाई अगर अंदर हम पढ़ेंगे ना कि राज्य ये भेदभाव नहीं करेगा, तो राज्य का मतलब क्या? कौन कौन चीज राज्य में शामिल है? तो भाग 3 में जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल 12 है, जो भाग 3 के लिए ही, मूल अधिकारों के 12 से 35 के लिए ही राज्य की परिभाषा बताता है। फिर है 13। 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, और संविधान के पहले के जो कानून हैं वो भी, और उसके बाद आज की तारीख में संविधान के बाद जो कानून बन रहे हैं वो भी मौलिक अधिकारों से असंगत नहीं होंगे, और अगर असंगत होंगे तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगे। ठीक है। तो संविधान पूर्व या फिर संविधान पश्चात कानूनों का, विधियों का मूल अधिकारों से असंगत ना होना, मूल अधिकारों से असंगत ना होना। असंगत मतलब कॉन्ट्राडिक्ट न करना, मूल अधिकार कुछ और कह रहा हो और कानून कुछ और कह रहा हो, ऐसा नहीं होगा। 14 से 18 बात करता है समता के अधिकार के बारे में। समता का अधिकार देखेंगे क्या क्या है। इसी समता के अधिकार में ही वो अस्पृश्यता वाली भी बात आ जाती है, आर्टिकल 17। 19 से 22 कहता है स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक। 23-24 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें हमने बलात्श्रम, बेगार, ये सब देखा। सब विस्तार से पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। 25 से 28 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 कहता है संस्कृति और भाषा संबंधी अधिकार, संस्कृति, भाषा इत्यादि से संबंधित अधिकार। इकतीस संपत्ति के अधिकार के बारे में बात करता है, जिसे रिपील कर दिया गया, संपत्ति का मौलिक अधिकार की बात करता है। इसे रिपील कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से मौलिक अधिकारों से बाहर करके क्या कर दिया गया है, अब इसको 300A में डाल दिया गया है। ठीक है, यानी अब ये मौलिक अधिकार नहीं बचा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अभी बचे हुए हैं, जिसको पढ़ना होगा। 32 कहता है वही न्यायोचित कैसे हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33 मैंने बता दिया है, सेना, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, इन सब के बीच जो संचार करने वाले कर्मचारी हैं, इन सब के मौलिक अधिकारों को सीमित करना। 34 क्या है, सैन्य शासन लगाने पर
मौलिक अधिकार किस तरह से सीमित होंगे। 33 और 34 अलग से लिख देता हूं मैं। 33-34 कहते हैं कुछ स्थितियों में मौलिक अधिकार पर मौलिक, या 33-34 अलग अलग ही लिख लीजिए। 33 सेना, आसूचना बोलते हैं इंटेलिजेंस को, ठीक है, पुलिस इत्यादि विभागों में काम करने वाले विभागों के कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों पर सीमाएं क्या हैं। 34 कहता है मार्शल लॉ की स्थिति में सीमाएं क्या हैं। 35 कहता है भाग 3 के अंतर्गत संसद के कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने के बारे में। बताइए 12 से 35 ऐसे याद हो जाएगा। ऐसे बना लेंगे ना कॉपी पे। सर एससी तो 5 रिट जारी किया है पर एचसी कितनी। आर्टिकल 32 जब पढ़ेंगे तब। अभी बताइए ये समझ में आएगी नहीं। कॉपी पे ऐसे बनाना है। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा 13 संविधान पूर्व संविधान पश्चात कानूनों का मूल अधिकारों से असंगत होना, 14 से 18 समता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 संस्कृति भाषा इत्यादि संबंधी अधिकार, 31 में संपत्ति का अधिकार जो कि अब 44वें संविधान संशोधन से रिपील कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रिट जारी करने वाला, रिट लिख लीजिए अगर चाहें तो, यहां रिट, सुप्रीम कोर्ट रिट, ठीक है। 33 में चौंतीस में 35 में ये सारी बातें लिखी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।